जो सेंटर भाग में पाया जाता है। इन सब पे स्लाइडन और शेवान ईआर का क्या कार्य है? तो रफ ईआर क्लास में स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उसे बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। तो साइंस में क्या होता है, जिस भी चीज़ की हम स्टडी बोलते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। जैसे हम सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का अर्थ होता है हमें सेल का अध्ययन करना है, हम कोशिकाओं का अध्ययन कर रहे हैं। जो सेल की स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? साइटोलॉजिस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं सेल होती क्या है। सपोज दैट आपके आसपास एक रूम है, उस रूम की सबसे छोटी यूनिट क्या है? एक इंट यानी कि ब्रिक्स। उस रूम की सबसे छोटी यूनिट क्या है? एक ब्रिक्स। ऐसे ही हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। सेल हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। क्या है? हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है सेल। बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? एक बॉडी सिस्टम। क्या बनाते हैं? एक बॉडी सिस्टम। और ये बहुत सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोसेस, बॉडी प्रोसेस। ठीक है, तो ये एक तरह की एक कंडीशंस है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो सेल है। टिश्यू क्या होता है? दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है या टिश्यू का निर्माण करती है। अब सेल के बारे में सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने बताया। उन्होंने मृत कोशिका की खोज की। किसमें? कॉर्क में। किसमें? कॉर्क में मृत यानी कि डेड सेल की खोज की। कब? 1665 में। उसके बाद में एंडी वॉन लियोन हुक ने लिविंग सेल की खोज की पैरामीशियम नामक बैक्टीरियाज में। किसमें? पैरामीशियम नामक बैक्टीरिया में पहली लिविंग सेल की खोज किसने की? एंडी वॉन लियोन हुक ने की थी। हमारे आसपास की बात कर रहे हैं, मैं ह्यूमन बॉडीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं हमारे आसपास इस पूरे इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। ह्यूमन बॉडी का अलग से पढ़ाऊंगा मैं आपको। सबसे छोटी कोशिका किसके है? माइकोप्लाज्मा ग्लास्पिकेटुलम। माइकोप्लाज्मा ग्लास्पिकेटुलम की सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन सेल्स, जिसे तंत्रिका कक्ष की कोशिकाएं भी बोलते हैं। उसके बाद में अगर पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो ओवम। जो ओवम होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। कौन सी? स्पर्म। अब कई बार एग्जामिनर पूछता नहीं है, लेकिन कई बार एग्जामिनर के मन में हो तो वो क्या करता है? कॉम्बिनेशन पूछ लेता है कि सेल का निर्माण किन किन से हुआ है। सेल का निर्माण वाटर से होता है। वाटर लगभग 70 से 90% होता है। उसके बाद में प्रोटीन से होता है 10 से 15%। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड्स होते हैं, आयरन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होता है। कौन कौन से होते हैं? वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और आयरन। ठीक है, ये सब है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। इस इंट्रोडक्शन के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट एक सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी दी थी हमारे स्लाइडन और शेवान ने। स्लाइडन और शेवान ने बोला कि जो कोशिकाएं हैं वो ही आगे जाकर जीवन का आधार बनती है। ठीक है, कोशिकाओं के अंदर एक सेंटर होता है जिसे न्यूक्लियस बोला जाता है। पर वो ये नहीं बता पाए, वो ये ज़रूर बता कर गए थे कि जो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी विकास हो रहा है, जो हमारे शारीरिक विकास हो रहा है, वो सेल की वजह से हो रहा है। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि सेल डिवीज़न कैसे हो रहा है। वो कोशिका विभाजन को नहीं समझा पाए थे। वो कोशिका विभाजन को नहीं समझा पाए थे, लेकिन वो क्या समझा पाए थे कि एक कोशिका से अन्य कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये शारीरिक विकास में मदद करती है। कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है जो सेंटर भाग में पाया जाता है। इन सब पे स्लाइडन और शेवान ने बताया, लेकिन किस बारे में नहीं बता पाए? तो वो सेल डिवीज़न के बारे में नहीं बता पाए। उन्हें पता नहीं था कि सेल डिवीज़न नाम की कोई भी चीज़ होती है, तो वो सेल डिवीज़न के बारे में नहीं बता पाए थे। सेल डिवीज़न के बारे में बताया था रडोल्फ विर्चो ने। किसने? रडोल्फ विर्चो ने। रडोल्फ
विर्चो ने सेल डिवीजन को बताया था। काफ़ी बार एग्जामिनर पूछता है कि स्लाइडन और शेवान की जो थ्योरी थी वो क्या नहीं बता पाई थी, तो वो सेल डिवीज़न नहीं बता पाई थी। सेल डिवीज़न बताया था रेडोल्फ विर्चो ने। इन्होंने बोला कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो पुरानी कोशिकाओं में जब डिवीज़न होता है तो उनसे नई सेल का निर्माण होता है। ये किसने बताया? रेडोल्फ विर्चो ने बताया था। किसने? रेडोल्फ विर्चो ने। अब आगे जाके सेल दो तरह की हो जाती है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फिर प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये हो जाती है। पर मैं अभी अगर आपको ये करवा दूंगा तो वो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको पहले क्या कराऊंगा, मैं आपको सेल ऑर्गन बताऊंगा। क्या बताऊंगा? सेल ऑर्गन। सेल ऑर्गन, सेल ऑर्गन, सेल ऑर्गन हम डिस्कस करेंगे। सेल ऑर्गन में हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे हमारा सेल वॉल। क्या? सेल वॉल। सेल वॉल हिंदी में बात करें तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट में होती है, प्लांट सेल्स में होती है। इस पूरी दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। एनिमल सेल हम हैं, प्लांट सेल पेड़ पौधे हैं। हमारे अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता, प्लांट के अंदर सेल वॉल पाया जाता है। जो प्लांट सेल्स में होती है वो सेल वॉल किसकी बनी होती है? वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? वो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जो प्लांट में सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ये हमें सिक्योरिटी देती है, ये सहारा प्रदान करती है। ठीक है, ये क्या होती है? सेलुलोज की बनी होती है, प्लांट सेल में उपस्थित होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये सेलुलोज की बनी होती है। ये कोशिकाओं को सिक्योरिटी देती है, सहारा देती है। ये कोशिकाओं को फिक्स शेप देती है। क्या देती है? फिक्स शेप देती है। एक डेफिनेट शेप, एक डेफिनेट साइज कौन देती है? हमारी प्लांट सेल देती है। ठीक है, अब जीवाणुओं की जो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है वो पेप्टिक ग्लाइकोन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जीवाणुओं के अंदर जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिक ग्लाइकोन। पेप्टिक ग्लाइकोन, ये है सेल। अगर ये सेल है, आप ये मानो ये क्या है? ये सेल वॉल है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे सारे सेल ऑर्गन पड़े रहते हैं। यहाँ पर क्या रहते हैं? हमारे सारे सेल ऑर्गन व्यवस्थित रहते हैं, सुव्यवस्थित तरीके से, ढंग से यहाँ पर पड़े रहते हैं। ठीक है, सेल वॉल हमने सबसे पहले डिस्कस की। सेल वॉल, सेल वॉल किस में होता है? सिर्फ प्लांट में होता है। सेकंड पॉइंट हमने बात की कि ये सेलुलोज की बनी होती है। जो प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ये सिक्योरिटीज देती है, ये सहारा देती है, ये डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट साइज देती है। ये जो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है वो पेप्टिक ग्लाइकोन की होती है। किसकी होती है? पेप्टिक ग्लाइकोन की होती है। अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में एक मेजर सा डिफरेंस होता है कि सेल वॉल को पता नहीं होता कौन से मटेरियल को अंदर जाने देना है, कौन से मटेरियल को बाहर जाने देना है। जबकि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेल मेम्ब्रेन को पता होता है, वो सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देती है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन एक सेमी पेरिमेबल होती है, यानी कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। किस झिल्ली की तरह? अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारी अगला पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन। अब हम आगे बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। देखो, मैंने क्या बताया था कि सेल वॉल होती है। सेल वॉल किस में होती है? सिर्फ प्लांट सेल में होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल के बाद में सेल मेम्ब्रेन होती है। और इसी के साथ मैंने तुम्हें एक लाइन बोली थी
कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, यानी कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो यहाँ से दो चीज़ें पता लगती है कि सेल मेम्ब्रेन है वो तो प्लांट सेल की सेकंड आउटर लेयर है, प्लांट सेल की सेकंड आउटर सेल है, क्योंकि फर्स्ट पे कौन है, सेल वॉल, सेकंड पे सेल मेम्ब्रेन। लेकिन एनिमल सेल की ये फर्स्ट है। एनिमल सेल की फर्स्ट क्यों है, क्योंकि सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल मेम्ब्रेन की खोज की बात करें तो सिंगर एंड निकोलसन ने की थी। किसने की थी खोज, इनकी खोज की थी सिंगर एंड निकोलसन ने। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है। ये क्या करती है, ये सिलेक्टिव पदार्थों का बाहर अंदर आने जाने का कंट्रोल करती है। ये निर्धारण करती है कि सेल के अंदर कौन सा मटेरियल अंदर जाएगा, कौन सा मटेरियल नहीं जाएगा। ये कौन डिसाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। सेल मेम्ब्रेन की खोज सिंगर एंड निकोलसन ने की थी। ठीक है, अब कई बार एग्जामिनर पूछता है कि सेल मेम्ब्रेन बने किसकी होती है, तो सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी, फास्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। अब ये जब हमने स्टडी की सेल थ्योरी की, उसके बाद में 10-15 साल बाद में एक नए हमारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने बोला नहीं सर, ये फास्फोलिपिड की नहीं बनी होती। कोशिका झिल्ली का एक नया सिद्धांत आया और उसमें बोला ये फास्फोलिपिड की नहीं बनी होती, ये कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन की बनी होती है। अब सब बौखला गए, क्या ऐसे कैसे। तो सिंगर एंड निकोलसन ने फिर दोबारा रिसर्च की और फाइनल और आज तक जो सही आंसर होता है वो फास्फोलिपिड ही होता है। अगर पूछा जाए कि सेल थ्योरी के न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग या नई सिद्धांत के अनुसार सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो वो तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन की है, पर वैसे फास्फोलिपिड ही हमारा राइट आंसर होगा। अगर आपसे एसएससी क्वेश्चन करें या कोई भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, वो आपसे सीधा ये क्वेश्चन करे सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो तुम्हारा सही आंसर सिर्फ और सिर्फ फास्फोलिपिड होगा। तुम्हारा सही आंसर क्या होगा, फास्फोलिपिड। कोई भी बच्चा किसी भी गलती में आकर कोई भी गलत आंसर नहीं करेगा, और ख़ासकर वो बच्चे जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो गलत आंसर नहीं होने चाहिए। तो मैं आपसे बारीकी से बात कर रहा हूँ। डिस्कवर की बात करें तो सिंगर एंड निकोलसन। अगर बात करें ये झिल्ली कैसी होती है, सेमी परमेबल। कई बार एग्जामिनर पूछता है कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में कौन सी सेल होती है, सेकंड आउटर, फर्स्ट आउटर, तो सेकंड आउटर सेल होती है, और वहीं एनिमल में फर्स्ट आउटर सेल होती है, सेमी परमेबल होती है। ये सिलेक्टिव मटेरियल्स को अंदर आने जाने देती है। और ये किसकी बनी होती है, ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। ये पूछा जाता है सेल मेम्ब्रेन में, ये 5 चीज़ें पूछी जाती है। इन 5 से अगर छठी चीज़ पूछ ले आपसे कभी कोई, यू कैन कॉल मी नाउ, आप मुझे उसी वक्त कॉल करोगे। नंबर नहीं है ना मेरा, यानी कि फ्लो में ज़्यादा बोल दिया, चलो कोई ना छोड़ो। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गन की। सेल ऑर्गन की बात कर लो चाहे साइटोप्लाज्म की बात कर लो, मैं पहले आपको साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म वो समझा देता हूँ। सबसे पहली बात आती है कि कोशिका द्रव्य की खोज किसने की। तो कोशिका द्रव्य की खोज एक महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम है पुरकिंजे। ऊपर वाला मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ पर समझाऊंगा। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये कोई भी सेल है, ये क्या है, सेल वॉल। मैं पूरी सेल बता रहा हूँ, मैं प्लांट या एनिमल सेल दोनों में डिफरेंस करके नहीं बता रहा। ये फिर सेकंड सेल आ गई, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब हर एक सेल में बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसे हम आगे बारीकी से पढ़ेंगे। तो
अब मैं आपसे दो चीज़ें पूछता हूँ कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ होता है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में जो लिक्विड होता है, जो बीच में ये वाला लिक्विड होता है, इसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस है, ये जो मेम्ब्रेन है इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और यहाँ पर जो लिक्विड भरा रहता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पर कहीं राइबोसोम पड़े होते हैं, कहीं वैक्यूल्स पड़े होते हैं। ये सारे सेल ऑर्गन कहाँ विद्यमान रहते हैं? सारे सेल ऑर्गन रिप्रेजेंट करते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में एक लसलसा लिक्विड भाग होता है जहाँ पर सारे सेल ऑर्गन धसे रहते हैं। सारे सेल ऑर्गन क्या रहते हैं? धसे रहते हैं। ये है साइटोप्लाज्म की खोज किसने की? पुरकिंजे। किसने की? पुरकिंजे। ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसके अंदर हम बात करने वाले हैं, अब हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करती होगी। यहाँ पर अभी तक हमने ये पढ़ी है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और ये मैंने साइटोप्लाज्म आपको बताया। अब हम पहला सेल ऑर्गन पढ़ रहे हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हिंदी में बोलते हैं तारक काय। क्या बोलते हैं? तारक काय। क्या बोलते हैं? तारक काय। सेंट्रोसोम को सबसे पहले देखा तो फ्लेमिंग और बेंडन ने था। बात करें कि सेंट्रोसोम को कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि सेंट्रोसोम को सबसे पहले किसने देखा, तो सेंट्रोसोम को देखने वाले सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, फ्लेमिंग तथा बेंडन। किसने? फ्लेमिंग तथा बेंडन ने। लेकिन खोज नहीं की, वो खोज नहीं कर पाए किसी कारणवश। लेकिन खोज किसने की? खोज फिर की बोवेरी ने। किसने खोज की? बोवेरी ने। अगर पूछे हु वाज द डिस्कवर ऑफ सेंट्रोसोम, तो हमारा सही आंसर होगा बोवेरी। अगर पूछे कि सबसे पहले सेंट्रोसोम को किसने देखा, तो हमारे आंसर सही होंगे फ्लेमिंग तथा बेंडन। क्या होगा? फ्लेमिंग तथा बेंडन हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेंट्रोसोम होता क्या है? सेंट्रोसोम होता है, ये जब सेल डिवीजन की बात आती है, हमारी कोशिका में दो तरह का सेल डिवीजन होता है, एक मियोसिस और माइटोसिस, अर्धसूत्री और समसूत्री। तो सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने की। ये जब हमारे सेल के अंदर समसूत्री विभाजन होता है, आपने जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा, जब सेल डिवीजन होती है तब ऐसी चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं। ऐसी चीज़ें, ये सेल डिवीजन बननी शुरू हो जाती है। तो इन दोनों तरफ के जो पोल बनते हैं, ये पोल और ये पोल, ये दोनों पोल क्या होते हैं? ये दोनों पोल को सेंट्रियोल बोला जाता है। और इन पोल का निर्माण कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम कोशिका में विद्यमान होता है। जैसे ही सेल डिवीजन होगा, ये दोनों क्या करते हैं? पोल्स पे आ जाते हैं। सेंट्रोसोम का क्या होगा? डिवीजन होकर वो पोल्स पे आ जाएंगे। और समसूत्री विभाजन में जो पोल्स बनते हैं उन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। और ये पोल किसके बने होते हैं? ये हमारे सेंट्रोसोम के बने होते हैं। अब कई बार एग्जामिनर पूछता है सेंट्रोसोम सिर्फ किस में होता है? सिर्फ हमारे एनिमल सेल में होता है। किस में होता है? एनिमल सेल में। यानी कि सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं होता। किस में नहीं होता? प्लांट सेल में नहीं होता। तो फिर देखते हैं सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय खोज की बोवेरी ने। ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। समसूत्री विभाजन के दौरान सेंट्रोसोम एक कण जैसी संरचना ले लेता है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। और यही आगे जाके दो पोल्स का निर्माण करता है जिसे समसूत्री विभाजन का ध्रुव कहते हैं। ये कब होता है? ये एनाफेज अवस्था में होता है। ये समसूत्री के आगे फेजेस आते हैं, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेन, ये इस तरह की बहुत सारी फेजेस आती हैं सेल डिवीजन में। तो ये एनाफेज में होता है। ठीक है, ये होता है एनाफेज में। अब हम आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गन की। किसकी? हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गन की।
हम आगे बात करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में बोलते हैं अंतःपर्देवीय जालिका। ये क्या होते हैं? ये है ना हमारे सेल, ये हमारी सेल है, हमारी सेल में इस तरह ये बिखरी रहते हैं, इस तरह। इस तरह से ये हमारी कोशिका के अंदर बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती है। अब यहाँ पर कई भागों में राइबोसोम चिपके होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ भाग पर क्या होते हैं? राइबोसोम चिपके होते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की थी? ब्राउन ने की थी। राइबोसोम चिपके होते हैं और जिस भाग पर राइबोसोम चिपके होते हैं उसे बोलते हैं रफ ईआर, यानी कि रफ ईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो भाग जहाँ पर राइबोसोम चिपके होते हैं उसे क्या बोलते हैं? रफ ईआर बोलते हैं। ठीक है, इसका मुख्य काम होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। कई बार एग्जामिनर पूछता है कि रफ ईआर का क्या कार्य है, तो रफ ईआर का एक सिंगल सा कार्य है कि ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। रफ ईआर होता क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस भाग पर राइबोसोम चिपके होते हैं उसे रफ ईआर बोलते हैं। अब आप देखो यहाँ पर इस भाग पर कोई भी राइबोसोम चिपका हुआ नहीं होता, तो इसे बोलते हैं SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतःपर्देवीय जालिका। इसे क्या बोलते हैं? रफ ईआर को खुरदरी अंतःपर्देवीय जालिका। चिकनी यानी कि SER में क्या होता है? SER में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते। क्या नहीं होते? राइबोसोम उपस्थित नहीं होते। तो जिस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होंगी वो खुरदरी नहीं होगी। तो ये क्या कार्य करती है? ये लिपिड वसा हार्मोन का संश्लेषण करती है। ये क्या करती है? लिपिड वसा और हार्मोन का संश्लेषण करती है। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है पदार्थों का संश्लेषण और उनका परिवहन करना। क्या काम है? पदार्थों का संश्लेषण तथा उनका परिवहन करना। ये कार्य किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। ये कार्य किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी सेल में बिखरी हुई रहती है। इसका मुख्य कार्य है पदार्थों का संश्लेषण करना और उनका परिवहन करना। ये दो तरह की होती है, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। रफ ईआर वो जहाँ पर राइबोसोम चिपके होते हैं, स्मूथ वो जहाँ पर राइबोसोम नहीं चिपके होते। रफ ईआर का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का, स्मूथ ईआर का कार्य होता है लिपिड वसा और हार्मोन के संश्लेषण का। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम की, वो अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम और हमारे जो भी सेल ऑर्गन बाकी रह गए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।